नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स की रिवीजन क्लास में, जिसमें हम लोग अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय घटनाक्रम पर आधारित विभिन्न जो पीछे घटनाएं घटित हुई है उनका रिवीजन करते हैं ताकि वीडियो के एग्ज़ाम में आप सभी को हेल्प मिल सके, उसकी सहायता हो सके। सबसे पहले खबरों की बातचीत करते हैं कौन कौन सी पिछले दिनों में चर्चा में रही। भारत व मध्य एशिया के बीच में प्रथम शिखर सम्मेलन जो है वो संपन्न हुआ था। कहाँ पर संपन्न हुआ ये भी ध्यान रखना है। यहाँ पर आपके सामने दे रखा है मेरे मित्रों, सारी बातें जो है वो यहाँ पर हम फटाफट करते हैं ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें जो है वो समझ में आ जाए। यहाँ पर लिखा है भारत और मध्य एशिया जो है इसके बीच में शिखर सम्मेलन जो है वो कहाँ पर संपन्न हुआ, प्लस किन किन देशों के बीच में ये हुआ। 27 जनवरी को इसका आयोजन किया गया था। कब? 27 जनवरी को इसका आयोजन किया गया 2022 में। 27 जनवरी 2022 को भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में ये शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। हालांकि यह पहले ऑफलाइन मोड में ही होने वाला था, लेकिन बाद में इसे ऑनलाइन मोड में संपन्न किया गया। भारत का मध्य एशियाई देशों के शीर्ष नेताओं के साथ इस तरह का पहला सम्मेलन था। फर्स्ट डायलॉग हुई 2019 में समरकंद, उज्बेकिस्तान में। फर्स्ट डायलॉग जो है वो बातचीत उस समय हुई थी, लेकिन इस प्रकार का सम्मेलन पहले संपन्न नहीं हुआ था। तो पहला संपन्न भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन जो है वो कब हुआ? 27 जनवरी 2022 को वर्चुअल रूप से इसका आयोजन किया गया, जिसमें भारत के साथ साथ कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के जो राष्ट्राध्यक्ष थे उन्होंने इसमें क्या किया था? भाग लिया था। तो आप ध्यान रखना, भारत और मध्य एशिया के बीच में जो प्रथम शिखर सम्मेलन है वो ऑनलाइन मोड में आयोजित किया गया था। ये देखिए, इसमें सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष जो हैं वो भाग लेने। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें शिरकत की थी और इस पूरे मिशन का नेतृत्व किया। हालांकि पहले ये सब लोग भारत आने वाले थे, लेकिन ओमिक्रॉन की वजह से ये भारत नहीं आ पाए। उसके बाद इसे ऑनलाइन ही संपन्न किया गया। अगली खबर है, शिखर सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? इस शिखर सम्मेलन के संपन्न होने के क्या क्या उद्देश्य थे? भारत और मध्य एशिया में आर्थिक सहयोग संपन्न करना, क्षेत्रीय सुरक्षा और समृद्धि के लिए काम करना, क्षेत्रीय सुरक्षा और समृद्धि के लिए काम करना, प्लस इसके साथ साथ है सहयोग को एक प्रभावी स्ट्रक्चर देना, सहयोग के लिए महत्वाकांक्षी रोड मैप बनाना, भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच में राजनीतिक संबंधों की स्थापना के 30 वर्ष जो है वो अभी हाल ही में पूर्ण करना है। इस सम्मेलन अब हर 2 साल में इसका क्या किया जाएगा? आयोजन किया जाएगा, यानी इसे द्विवार्षिक कर दिया गया है। अब प्रति 2 वर्ष बाद इसका आयोजन जो है वो किया जाएगा। इसके बाद है ऑस्ट्रेलिया जापान के बीच में रक्षा समझौता। ऑस्ट्रेलिया और जापान के बीच में अभी हाल ही में रक्षा समझौता हुआ। दोनों देशों की सेनाओं ने एक दूसरे के साथ एयरबेस, बंदरगाह, रसद को लेकर के हिंद प्रशांत क्षेत्र में संतुलन बनाने के लिए चीन के प्रभावी नियंत्रण हेतु ये समझौता किया। आपकी परीक्षा की दृष्टि से इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ये जापान और किसके बीच में संपन्न हुआ? तो जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये संपन्न हुआ था। चलिए, इसके बाद अगला पॉइंट है, इंडोनेशिया की नई राजधानी को मंजूरी। ये अच्छा सवाल है, पूछा जा सकता है। इंडोनेशिया की जो पहले राजधानी थी वो तो कौन सी थी? जकार्ता थी। जकार्ता राजधानी जो है, इसमें बढ़ते जनघनत्व को देखते हुए नई राजधानी जो है वो बनाई गई नूसंतारा। कौन सी? नूसंतारा जो है वो नई राजधानी नूसंतारा घोषित की गई, जो कि बोर्नियो के जंगलों में स्थित है। तो बोर्नियो के जंगलों में नई राजधानी जो है यहाँ की वो कौन सी बनी? नूसंतारा बनी। जकार्ता में अत्यधिक आबादी और अत्यधिक प्रदूषण और खराब ट्रैफिक के कारण जो है वो नूसंतारा को इंडोनेशिया की नई राजधानी जो है वो बनाया गया। ये देखिएगा, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, ये इंडोनेशिया है और नूसंतारा यहाँ पर स्थित है, जो कि मैंने बताया था कि ये बोर्निया है और बोर्नियो के जंगलों में ही, बोर्निया में ही एक नई राजधानी, और पहले वाली राजधानी यहाँ पर क्या है? जकार्ता है। जावा यहाँ पर स्थित है। सुमात्रा यहाँ पर है। आपने मलक्का जल संधि का नाम सुना होगा। मलक्का जल संधि बड़ी प्रसिद्ध जल संधि है। मलक्का जल संधि, यहाँ से होकर हम लोग जो है मलक्का जल संधि के माध्यम से इधर हिंद महासागर की ओर क्या करते हैं? प्रवेश करते हैं। चलिए, इसके बाद अगला पॉइंट क्या है? भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 जो है वो पहला स्थान किसका रहा? तो डेनमार्क और फिनलैंड का इसमें पहला स्थान रहा। न्यूजीलैंड के इसमें 88 अंक रहे। भारत का जो स्थान है वो बड़ा महत्वपूर्ण आपकी परीक्षा की दृष्टि से। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत का 85वां स्थान रहा, जिसमें 40 अंक प्राप्त हुए। अंतिम स्थान पर दक्षिणी सूडान है। जारी करने वाली संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है। 2020 में भारत का स्थान जो है वो 86 था, यानी 86 स्थान से भारत इस बार कौन से पर आ गई है? 85 नंबर पर आ गया भारत भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में, 85 नंबर पर। यानी हमारे यहाँ पर भ्रष्टाचार जो है वो हम 100 के नज़दीक ही है, तो ज़्यादा दूर नहीं है। तो भ्रष्टाचार की जड़ें जो है वो हमारे यहाँ पर जमी हुई है, चिंता की कोई बात नहीं है।
एंटीगुआ और बारामूडा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्यालय भारत में है। ठीक है, भारत और फ्रांस के द्वारा संयुक्त रूप से 2015 में पेरिस में आयोजित COP21 के दौरान इसका फैसला लिया गया था। भारत और संयुक्त प्रयास फ्रांस के सहयोग से इसे स्थापित किया गया था। भारत में इसका क्या है? मुख्यालय है। 102वें सदस्य के रूप में किसको शामिल किया गया? तो एंटीगुआ और बरमूडा जो है, बाराबूडा है ये। तो 102वें सदस्य के रूप में नए देश इसमें शामिल होने वाले कौन से हैं? तो टोटल मिलाकर अब 102 देश ऐसे कहे जा रहे हैं कि 102 देश इसके सदस्य बनेंगे। एंटीगुआ और बारबूडा जो है वो इसके नए सदस्य जो हैं इसमें शामिल होने वाले हैं। इसके बाद इसमें ये सदस्य जो हैं वो टोटल मिलाकर COP26 में 2 नवंबर 2021 को ग्लासगो में संपन्न हुआ था, नया वाला। ये भी जरूर ध्यान रखिएगा। ग्लासगो जो है वहाँ पर क्या संपन्न हुआ? ग्लासगो में संपन्न हुआ COP26। इसके बारे में सवाल पूछे जा सकते हैं। 2 नवंबर कब? 2 नवंबर 2021 को इसको संपन्न किया गया। 2 नवंबर 2021 को ग्लासगो में COP26 का संपन्न हुआ। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं और क्या है। यहाँ पर है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में पहले भी कई बार बातचीत हो चुकी है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है ये जारी करने वाली संस्था हेनले एंड पार्टनर्स हैं। पहला स्थान जापान और सिंगापुर का संयुक्त रूप से भारत इसमें 83 नंबर पर है। पिछले वर्ष 90 स्थान पर था, तो भारत 83 नंबर पर है। और पहले इसमें कौन से स्थान पर था? तो भारत 90 पर था, तो अब 83 नंबर पर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में है। और वीज़ा फ्री स्कोर जो है वो भारत का 60 है। $3 ट्रिलियन मार्केट कैपिटल हासिल करने वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन सी है? वो एप्पल है। एक $3 ट्रिलियन जो है उसकी मार्केट कैप्चर करने वाली कौन सी है? तो दुनिया की पहली कंपनी है एप्पल है। और भारत में 9 लाख करोड़ जो है 9 लाख करोड़ का मार्केट कैप्चर करने वाली पहली कंपनी हाल ही में कौन सी बनी है? तो रिलायंस कंपनी बनी है। इसके बाद अगला है ग्लोबल गेटवे। ये यानी यूरोपीय यूनियन द्वारा चीन की BRI प्रोजेक्ट, बोर्ड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट के बेहतर विकल्प के रूप में बुनियादी ढांचे जलवायु डिजिटल प्रोजेक्ट हेतु जो यूरोपीय यूनियन है उसके द्वारा शुरू की गई है ग्लोबल गेटवे योजना। 2027 तक 300 अरब यूरो का निवेश करना है। तो किसके द्वारा? ग्लोबल गेटवे किसके द्वारा योजना शुरू की गई है? तो ध्यान रखना यूरोपीय यूनियन जो है यूरोपीय यूनियन उसके द्वारा इसे शुरू किया गया है। और किसके खिलाफ? जो चीन की बोर्ड एंड रोड इनिशिएटिव जो है उसके खिलाफ इसे शुरू किया गया है। चलिए अगली खबर देखें तो यही आपके सामने EU प्लान्स टू ग्लोबल गेट स्ट्रेटेजी टू रिवाइवल चाइना, यानी चाइना के खिलाफ जो है वो EU ने इस प्रकार की क्या की है? एक स्ट्रेटेजी बनाई है। मिस्र बना NDB का नया सदस्य। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होने वाला है। यानी NDB जो है उसका नया सदस्य कौन बना है? न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है वो ब्रिक्स देशों का एक बैंक है। किसका? ब्रिक्स देशों का बैंक है। ब्रिक्स देशों का क्या है मित्रों? बैंक है। ये ब्रिक्स देशों का बैंक है NDB। और इसमें जो है वो नया सदस्य इसमें कौन बना है? तो मिस्र अभी हाल ही में बना है। पहले से इसमें ब्रिक्स के जो देश हैं वो शामिल थे, प्लस 4 देश और बांग्लादेश, UAE, उरुग्वे जो है वो बने थे। अभी मिस्र जो है वो नया देश इसमें शामिल हुआ है। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यू डेवलपमेंट बैंक का? तो शंघाई चीन में इसका मुख्यालय स्थित है। वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट सोशल आउटलुक रिपोर्ट 2022 में किसके द्वारा प्रकाशित की गई? तो आपसे पूछा जाएगा। तो ये बेरोजगारी पर प्रकाशित होने वाली रिपोर्ट है। वीडियो के लिए इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखिएगा मेरे मित्रों। वीडियो में ये सिलेबस में है तो ध्यान रखना। बेरोजगारी पर एक रिपोर्ट जो है वो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो है ILO, इस ILO के द्वारा प्रकाशित है। वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट सोशल आउटलुक रिपोर्ट जो वो किसके द्वारा प्रकाशित की गई? ILO के द्वारा प्रकाशित की गई। और NDB जो बैंक है उसमें नया शामिल होने वाला सदस्य देश कौन सा है? तो वो आप लोगों का कौन सा है? मिस्र है। उससे पहले कौन था? उरुग्वे था। तो बांग्लादेश, UAE और उरुग्वे और मिस्र ब्रिक्स के देश नहीं होते हुए भी NDB के क्या हैं? सदस्य हैं। इसके बाद अगला है आपके सामने। एक बार फिर मैं इस बात को बोल रहा हूँ क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर ब्रिक्स का सदस्य नहीं होते हुए भी बांग्लादेश, UAE, उरुग्वे और मिस्र जो है वो इसके सदस्य बने हैं। नया सदस्य कौन बना है? तो मिस्र बना है।
अब बात करेंगे महत्वपूर्ण पद्म पुरस्कारों के बारे में। 2022 में दिए गए पद्म पुरस्कार कौन कौन से आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, उन सबको देख लीजिएगा। कुल 128 व्यक्तियों को ये पुरस्कार दिए गए, 34 महिला इसमें शामिल थी, 34 महिलाओं को दिए गए, 13 लोगों को इसमें मरणोपरांत पुरस्कार प्रदान किए गए। पद्म विभूषण से 4 हस्तियों को सम्मानित किया गया। पद्म भूषण सम्मान 17 व्यक्तियों को दिए गए और पद्म श्री सम्मान 107 व्यक्तियों को मिले। यानी यहाँ पर है 4, 17, 107, 4, 17 और 107 का आंकड़ा ध्यान रखना है। इसमें से एक सवाल निश्चित तौर पर आएगा मेरे मित्रों। आपको पता होगा भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है वो कौन सा है, तो भारत रत्न है, जिसकी शुरुआत 2 जनवरी 1954 को की गई थी। 2 जनवरी 1954 को इसकी शुरुआत हुई थी। 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। और बड़े बड़े लोग जो होते हैं जैसे अब्दुल गफ़ार खान जो है, नेल्सन मंडेला जो हैं, इनको भी ये सम्मान जो है वो मिल चुका है मेरे मित्रों। चलिए इसके बाद देखिएगा, यहाँ पर ये आपके सामने है पद्म विभूषण, यहाँ पर बीच में आपको दिखाई दे रहा है पद्म भूषण और पद्मश्री, तीनों पुरस्कार हैं। इस बार किन किन लोगों को मिला है वो ज़रा सुनिएगा। एक तो आपको पता होगा जो हस्तियाँ इस बार इस पुरस्कार के पाने की दौड़ में सबसे आगे रही, जिनको यह पुरस्कार प्राप्त हुआ, उनमें से एक है जिनका नाम है श्री प्रभा अत्रे, जो कि कला क्षेत्र से है, महाराष्ट्र से संबंधित है प्रभा अत्रे। राधेश्याम खेमका जो मरणोपरांत दिया गया साहित्य क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश गोरखपुर जो आप लोगों का है वहाँ से संबंधित है, गीता प्रेस गोरखपुर से संबंधित है। जनरल विपिन रावत मरणोपरांत दिए गए सिविल सेवा के क्षेत्र में, उत्तराखंड से संबंधित है। कल्याण सिंह मरणोपरांत दिए गए पब्लिक अफेयर्स के बारे में और उत्तर प्रदेश से ही क्या है संबंधित है, और राजस्थान से भी संबंधित इसलिए है कि राजस्थान के राज्यपाल भी रह चुके हैं। ये देखिएगा आपके सामने है ये सब कहानी। ये प्रभा अत्रे महाराष्ट्र से है, ये राधेश्याम खेमका साहब है, ये जनरल विपिन रावत साहब हैं, और ये हमारे कल्याण सिंह जी हैं। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं मेरे मित्रों और क्या है। यहाँ पर आपके सामने यही है, जनरल विपिन रावत है सिविल सर्विस के लिए, प्रभा अत्रे महाराष्ट्र से आर्ट के क्षेत्र में, राधेश्याम खेमका साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, कल्याण सिंह जी पब्लिक अफेयर के क्षेत्र में। आपको फिर कह रहा हूँ, वीडियो मेंस वाले हो चाहे कोई सी भी भर्ती की तैयारी आप लोग कर रहे हो राजस्थान में, आपसे निश्चित तौर पर सवाल यहाँ से पूछा जाएगा। पद्म पुरस्कार और राजस्थान की कुछ भर्तियों में सिर्फ राजस्थान से रिलेटेड जो व्यक्ति हैं उन पर ध्यान रख लेना, आपका पेपर में सवाल सही होगा, निश्चित तौर पर कोई रोकने वाला नहीं है, और आएगा, नहीं आए तो हमें कह दीजिएगा। इसके बाद राजस्थान के वो व्यक्ति जिनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया वो कौन कौन से व्यक्ति रहे, उनके बारे में भी जरा सुन लीजिएगा। यहाँ पर राजस्थान के हैं देवेंद्र झाझड़िया और राजीव महर्षि, जिनको कौन सा पुरस्कार दिया गया मेरे मित्रों, राजस्थान के राजीव महर्षि और देवेंद्र झाझड़िया, जिनको पद्म भूषण सम्मान से नवाजा गया। पद्म भूषण सम्मान जो है वो राजस्थान के कितने व्यक्तियों को मिला, राजस्थान के 2 व्यक्ति जिनको पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वो कौन कौन से खेल क्षेत्र में देवेंद्र झाझड़िया को, राजीव महर्षि को सिविल क्षेत्र में योगदान के लिए यह प्रदान किया गया। राजस्थान से संबंधित है, राजस्थान के पूर्व में मुख्य सचिव भी रह चुके हैं और पूर्व में भारत सरकार में सीएजी भी रह चुके हैं। ये देख लीजिएगा, राजस्थान में देवेंद्र झाझड़िया और राजीव महर्षि है, इन दोनों व्यक्तियों को पद्म भूषण पुरस्कार से नवाजा गया। पद्म भूषण पुरस्कार जो है वो इन 2 व्यक्तियों को, राजस्थान के 2 व्यक्तियों को दिया गया। चलिए इसके बाद ध्यान रखना है आप लोगों को, यहाँ पर राजस्थान के पद्मश्री पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन से, पद्मश्री पुरस्कार राजस्थान से किन व्यक्तियों को दिया गया, तो चंद्र प्रकाश द्विवेदी को दिया गया, अवनी लेखरा को दिया गया और रामदयाल शर्मा, इनको भी कला क्षेत्र के लिए, इनको भी कला क्षेत्र में। अब ध्यान रखना, एक का राजस्थान के भरतपुर जिले से संबंधित है, और एक का संबंध राजस्थान के किस जिले से संबंधित है, तो राजस्थान के सिरोही जिले से संबंधित है। दोनों कला क्षेत्र के खिलाड़ी जो हैं वो मैंने आपको बता दिए। अवनी लेखरा का संबंध जयपुर से, अवनी लेखरा का संबंध कहाँ से है, तो जयपुर से संबंधित है, और चंद्र प्रकाश द्विवेदी और रामदयाल शर्मा, इनमें से एक का संबंध भरतपुर से, एक का सिरोही से। कम 3-4 बार ये बात आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ। ये देखिएगा आपके सामने है यहाँ पर, ये भाई साहब कौन हैं, तो पहले जो हैं उनकी फ़ोटो देख लीजिएगा। ये आपके सामने चंद्र प्रकाश द्विवेदी है, पद्मश्री 2022 से इनको सम्मानित किया गया है, और कौन से क्षेत्र में, यहाँ पर लिखा है नेशनल अवार्ड विनिंग जो है वो फिल्म डायरेक्शन एंड एट्रैक्शन के लिए इनको पुरस्कार दिया गया है मेरे दोस्तों। तो आर्ट के क्षेत्र में दिया गया, राजस्थान के रहने वाले हैं, ठीक है।
और यहाँ पर आपको पता होगा फोक डांस जो राजस्थानी है उनके लिए किसको सम्मानित किया गया, रामदयाल शर्मा को किया गया। राम जो है वो राम की भाषा में भजन गाते हैं, तो इसके लिए इनको भी दिया गया है। जी हाँ, ब्रज कोकिला के नाम से, यानी भरतपुर से इसका संबंध है। ब्रज कोकिला के नाम से इनको जाना जाता है। इनको चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। किनको भैया, तो यहाँ आपके सामने जो चंद्र प्रकाश द्विवेदी है, इनको चाणक्य इस नाम से भी। अवनी लेखरा जो है वो राजस्थान के जयपुर से संबंधित है। और खेल शूटिंग में इनका संबंध रहा है, तो शूटिंग के बारे में वीडियो में पूछा जा चुका है। इसके बाद है भारत का 73वां गणतंत्रता दिवस, जो इम्पोर्टेंट हो सकता है परीक्षा की दृष्टि से। 26 जनवरी 2022 को क्या किया गया, मनाया गया। तो यहाँ पर 75 वर्ष आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में इसको मनाया जा रहा है। दिन भारत का संविधान इस दिन लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को 284 सदस्यों ने भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। 26 जनवरी को भारत संविधान पूर्ण लागू हुआ था और भारत एक गणतंत्र भी बना था। इसके बाद देखिए यहाँ पर 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर जो है वो पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। मुख्य अतिथि जो है वो राष्ट्रपति सुकर्नो इंडोनेशिया के, लेकिन क्या वो आए या नहीं आए ये बात भी ज़रूर बताइएगा। क्या 26 जनवरी 2022 पर इस बार कोई भी मुख्य अतिथि भारत आया था या नहीं आया था। यूटी लद्दाख की झांकी को इस बार पहली बार इसमें शामिल किया गया। बीटिंग द रिट्रीट समारोह में अबाइड विथ मी जो है वो इस धुन को हटाकर इसके स्थान पर जो है वो ए मेरे वतन के लोगों ये धुन बजाई गई थी। अमर जवान ज्योति तथा राष्ट्रीय शहीद स्मारक जो है उसकी अग्नि को क्या कर दिया गया था, नेशनल वॉर मेमोरियल में अमर जवान ज्योति की अग्नि को विलय कर दिया गया था। ये भी बात आपको पता होगी। प्लस एयर इंडिया का अधिग्रहण कर लिया गया है, किसके द्वारा, टाटा ग्रुप के द्वारा। टाटा सन्स की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायता कंपनी टेलेस का द्वारा 100% हिस्सेदारी के लिए 18,000 करोड़ रुपए की सर्वाधिक बोली लगाई गई। तो कितने में खरीदा है ये आपसे अगर अमानत कोई पूछे तो ध्यान रखना 18,000 करोड़ रुपए में। उसके बाद है आयुष आहार की शुरुआत है। आयुष मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए पौष्टिक आहार, वेजिटेबल पोहा और भाजनी वड़ा, गाजर का हलवा और कोमम ड्रिंक शामिल है। स्वास्थ्य जीवन को बढ़ावा देने हेतु आयुष मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई पहल आयुष आहार की शुरुआत की गई। इसके बाद मेरे दोस्तों यहाँ पर है ओमिश्योर। क्या है ओमिश्योर, क्या चीज़ है आपसे पूछा जाए तो कोविड-19 का परीक्षण करने की एक किट है, ठीक है। और उसके बाद में RT-PCR किट भी इसे कह सकते हैं। कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगाने के लिए ओमिश्योर नाम की जो एक किट है उसका प्रयोग किया जाता है। तो सीधा परीक्षक पूछेगा ओमिश्योर क्या है, तो कोविड-19 परीक्षण की एक किट है। ओमिक्रॉन का पता लगाने के लिए भारत में निर्मित पहली किट कौन सी है, तो ओमिश्योर है। नेम क्या है, ओमिश्योर है। टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक द्वारा इसका निर्माण किया गया है। टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक द्वारा इसका निर्माण किया गया है। यह किट 130 मिनट में क्या करती है, परिणाम देती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 5 स्टार लगा रहा हूँ क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण सवाल होने वाला है। ओमिश्योर जो है ये ओमिश्योर कोविड-19 परीक्षण की एक क्या है, किट है। RT-PCR तकनीक पर आधारित है। ओमिक्रॉन का वेरिएंट का पता करने के लिए भारत में निर्मित पहली है। टाटा सन्स मेडिकल्स जो है उसके द्वारा इसका निर्माण किया गया। ये टाटा एयरलाइंस ने अधिग्रहण कर लिया किसका, एयर इंडिया का। ये भी आपको पता होना चाहिए कितने, 18,000 करोड़ रुपए में। इसके बाद है मेरे मित्रों कल्पना चावला अनुसंधान केंद्र। कल्पना चावला अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन चंडीगढ़ में किया गया है। कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला थी, ठीक है। अंतरिक्ष विज्ञान और उपग्रह में छात्रों को प्रशिक्षण देने की, अनुसंधान करने के भविष्य को चुनौती का सामना करने के लिए कल्पना चावला अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया, तो चंडीगढ़ में किया गया भैया। कहाँ पर, चंडीगढ़ में किया गया। चलिए इसके बाद अगला सवाल देखिए, ये चंडीगढ़ में किसने किया, तो हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, उनके नेतृत्व में। लोकसभा विधानसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सीमा बढ़ाई गई। क्या बढ़ाया गया, लोकसभा चुनाव हेतु खर्च की सीमा जो है वो बढ़ाई गई। 70 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी, 95 लाख। पहले लोकसभा का चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति 70 लाख रुपए खर्च कर सकता था, अब इसके स्थान पर वो 95 लाख रुपए खर्च कर सकता है। विधानसभा का चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति पहले 28 लाख रुपए खर्च कर सकता था, अब उसकी सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया है, 40 लाख रुपए कर दिया गया है। यानी 28 से 40 और 70 से 95 लाख रुपए कर दिया गया है।
इसके बाद चुनाव आयोग का वर्णन जो है वो 324 अनुच्छेद में, ये एक संवैधानिक संस्था है 324 में। और सुशील चंद्र जो है वो वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त है। इम्पोर्टेंट सवाल है। अन्य चुनाव आयुक्त में राजीव कुमार और अनूप चंद्र पांडे जो हैं वो अन्य चुनाव आयुक्त हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। हटाने की प्रक्रिया वही है जो मुख्य न्यायाधीश की होती है, यानी न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश की जो होती है वही प्रक्रिया है। भारत का पहला कोयले से मेथनॉल बनाने का संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? भारत का पहला कोयला से मेथेनॉल बनाने का संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? हैदराबाद में। भारत का पहला कोयले से मेथेनॉल बनाने का, और अभी हाल ही में आपको पता होगा भारत में जो मोटे अनाज से एथेनॉल बनाने का संयंत्र है जो है वो बिहार में उद्घाटित किया गया नीतीश कुमार के द्वारा। भारत का पहला कोयले से मेथेनॉल बनाने का हैदराबाद में। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के द्वारा इसको क्या किया गया? तैयार किया गया। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड जो कंपनी है उसके द्वारा इसको क्या किया गया है? तैयार किया गया है। भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय कहाँ पर बना? हैदराबाद में। भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय कहाँ पर? हैदराबाद में। भारत में विभिन्न हिस्सों में लगभग 35 विभिन्न प्रकार की चट्टानों जिनकी उम्र 3.3 अरब वर्ष से लेकर के पृथ्वी के इतिहास के लगभग 5.5 करोड़ वर्ष तक है, उन सब की यहाँ पर जानकारियाँ उपलब्ध है। तो हैदराबाद के संदर्भ में आपके सामने 2-3 सवाल अभी आ गए। पहला तो था कि भैया ये बताइए कि यहाँ पर चंडीगढ़ में अभी हाल ही में किसका उद्घाटन किया गया? तो कल्पना चावला अनुसंधान केंद्र का क्या किया गया? उद्घाटन किया गया। उसके बाद में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की जो सीमा है खर्च करने की वो बढ़ा दी गई है। 70 से 95 कर दी गई है और 28 से 40 कर दी गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो सुशील चंद्रा हैं। इसके बाद है भारत का पहला कोयले से मेथेनॉल बनाने का संयंत्र हैदराबाद में स्थापित किया गया है। भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय कहाँ पर बनाया गया? तो हैदराबाद में बनाया गया है, यानी खुले में चट्टानों को संग्रहित करने का। ये देखिए हमारे विज्ञान मंत्री जो पृथ्वी विज्ञान मंत्री जो हैं वो जितेंद्र कुमार हैं। कौन है भैया? जितेंद्र कुमार। उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। जितेंद्र कुमार जो हैं इन्होंने, डॉक्टर जितेंद्र कुमार, इन्होंने इसका क्या किया था? उद्घाटन यहाँ पर किया था। भारत का पहला जो है वो ओपन चट्टान जो है इस प्रकार, ये देखिए विभिन्न प्रकार की चट्टानें, इसका खुले में अध्ययन करने के लिए संग्रहित करने का जो पार्क का उद्घाटन है वो कहाँ पर किया गया था? तो हैदराबाद में किया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस होलोग्राम की प्रतिमा का उद्घाटन इंडिया गेट जो है नई दिल्ली में, वहाँ सुभाष चंद्र बोस की जो अग्नि प्रज्वलित होती थी उस अग्नि को 23 जनवरी 2022 को उसके स्थान पर उसका होलोग्राम लगा दिया गया। 23 जनवरी को हम लोग पराक्रम दिवस प्रतिवर्ष मनाते हैं जिस दिन सुभाष चंद्र बोस की जयंती आती है। होलोग्राम प्रतिमा की जगह ग्रेनाइट की प्रतिमा लगाई जाएगी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार भी प्रदान किए जाते हैं और जो है वो 2 श्रेणी में यह पुरस्कार दिए जाते हैं मेरे मित्रों। एक तो कौन सी? व्यक्तिगत श्रेणी में भी यह पुरस्कार दिया जाता है और एक कौन सा? संस्थागत श्रेणी में भी यह पुरस्कार क्या किया जाता है? प्रदान किया जाता है। इसके तहत 51 लाख रुपए जो है वो तो संस्था को दिए जाते हैं और 5 लाख रुपए की राशि जो है वो व्यक्ति को दिए जाते हैं। नेताजी पुरस्कार 2022 यानी सुभाष चंद्र बोस नेताजी पुरस्कार, ये सिर्फ ये ध्यान रखना ये तो अलग दिए गए थे। इस बार 2 व्यक्तियों को, एक संस्था गुजरात की एक संस्था को दिया गया था, इस बार गुजरात की संस्था को दिया गया था और शायद व्यक्ति के तौर पर विनोद नाम है उनका, उनको प्रदान किया गया था 5 लाख रुपए और कितनी यहाँ पर 51 लाख रुपए। संस्था को 51 लाख रुपए, व्यक्ति को 5 लाख रुपए। और नेताजी पुरस्कार इस बार जो है वो 2022 का किसको दिया गया था? तो शिंजो आबे जापान के पूर्व प्रधानमंत्री को प्रदान किया गया। ये देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस का 3D होलोग्राम जो बनकर तैयार हुआ वो इस प्रकार का, उसके स्थान पर ग्रेनाइट की जो है वो प्रतिमा वहाँ पर स्थापित की जाएगी। इसके बाद में अगला सवाल मेरे मित्रों यहाँ पर हमारे सामने, भारत का प्रथम जिला सूचकांक जो है वो जारी किया गया। भारत का प्रथम जिला सुशासन सूचकांक जारी किया गया। ये जम्मू कश्मीर जो है वहाँ पर जिला सूचकांक जम्मू कश्मीर को लेकर पहला जारी किया गया है। जम्मू कश्मीर का जिला प्रशासन सूचकांक पहला है। जिलों के बीच प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करना है और ध्यान रखना केंद्र शासित प्रदेश पहला ही है जिसका जिला सुशासन सूचकांक जारी किया गया। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी यानी समानता की मूर्ति का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी यानी समानता की मूर्ति जो है इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद के शमशादाबाद में किया। ये रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची प्रतिमा है। 1000वीं जयंती के अवसर पर ऐसा किया गया। 11वीं सदी के भक्ति संत और क्रांतिकारी समाज सुधारक थे। दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति बैठी मुद्रा में है
थाईलैंड में भगवान बुद्ध की बैठी हुई मूर्ति दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है, थाईलैंड में सबसे ऊंची है। और बैठे हुए किसकी है? बुद्ध की। और ये वाले रामानुजाचार्य की है और हैदराबाद में स्थापित की गई है। 11वीं सदी के भक्ति संत के रूप में उनको क्या किया जाता है? जाना जाता है। ये देखिए रामानुजाचार्य की कहाँ पर स्थापित की गई है? तो हैदराबाद में इसको स्थापित किया गया है। इसके बाद में राष्ट्रीय सुशासन सूचकांक की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय सुशासन सूचकांक जो ग्रुप हैं ए बी, तो ए ग्रुप जो है उसमें गुजरात जो है वो टॉप पर रहा, फिर महाराष्ट्र का द्वितीय स्थान रहा, उसके बाद गोवा तृतीय स्थान पर रहा। तो ग्रुप ए, ग्रुप बी जो है और केंद्र शासित प्रदेश इस प्रकार है। आप जरूर ध्यान रखिएगा इस लिस्ट को। ये ऐसे है, मैं इसके बीच में पंक्ति यहाँ बना देता हूँ। ग्रुप ए बी केंद्र शासित प्रदेश और पहाड़ी राज्य, इस प्रकार आपको याद करना है। ग्रुप ए में गुजरात सबसे आगे रहा, ग्रुप बी में मध्य प्रदेश और राजस्थान द्वितीय स्थान पर ग्रुप बी में, ये इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। और यूटी में दिल्ली सबसे आगे रहा, उसके बाद पूर्वोत्तर पहाड़ी राज्यों में जो है वो हिमाचल प्रदेश सबसे आगे रहा। दोबारा बोल रहा हूँ, राष्ट्रीय सुशासन सूचकांक जो है 25 दिसंबर को क्या किया जाता है? जारी किया जाता है सुशासन सूचकांक। गुजरात ग्रुप ए में, मध्य प्रदेश ग्रुप बी में, यूटी में दिल्ली और पूर्वोत्तर में हिमाचल प्रदेश, राजस्थान का जो है वो ग्रुप बी में दूसरा स्थान रहा था। चलिए इसके बाद आगे देखिएगा। हाँ जी, चंद्र प्रकाश द्विवेदी का संबंधी, राजस्थान से पद्म पुरस्कार पाने वाले लोगों के जो हैं वो नाम भी यहाँ पर आपके सामने रख दिए गए हैं। ये देखिए मैंने आपसे पूछा था थोड़ी देर पहले ही, आपके सामने आ गए हैं। तो यहाँ पर है चंद्र प्रकाश द्विवेदी जो है उनका संबंध सिरोही से है। चंद्र प्रकाश द्विवेदी, चंद्र प्रकाश द्विवेदी, चंद्र प्रकाश द्विवेदी जो है इनको कला क्षेत्र में पुरस्कृत किया गया और सिरोही से संबंधित है। रामदयाल शर्मा भरतपुर से संबंधित है। रामदयाल शर्मा कहाँ से संबंधित है? तो भरतपुर से संबंधित है, भरतपुर से संबंधित है। अवनी लेखरा जयपुर से संबंधित है और राजीव महर्षि का संबंध भी कहाँ से है? जयपुर से है। तो ये पद्म पुरस्कार, राजस्थान के पद्म पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति जो हैं, पद्म पुरस्कार जो है उनको जीतने वाले राजस्थान के व्यक्तियों का संबंध जो है वो आपको ध्यान रखना है कहाँ कहाँ से है। ठीक है, तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया द्विवेदी जो है उनका संबंध कहाँ से? सिरोही से है। और शर्मा जी का संबंध कहाँ से है? भरतपुर से है। चलिए इसके बाद और देखते हैं आगे क्या है। नेताजी सुभाष चंद्र आपदा प्रबंधन अवार्ड 2022 जो है वो विनोद शर्मा को, मैंने बताया था वो बात आ गई। देखो, आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य को लेकर के गुजरात की संस्था जो है, गुजरात आपदा प्रबंधन संस्था, उसको तो 51 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है इसके तहत। 51 लाख रुपए, ठीक है, ये 51 लाख रुपए है। दोबारा खींच देता हूँ यहाँ, 51 लाख रुपए। और इसके अलावा मेरे दोस्तों यहाँ विनोद शर्मा जो है, विनोद शर्मा को 5 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई। किसको? विनोद शर्मा को ये राशि। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन के लिए इनका चुनाव किया गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक बयान में कहा गया कि ये पुरस्कार संस्थागत श्रेणी जस शर्मा को व्यक्तिगत श्रेणी में प्रदान किया गया। तो ये 51 लाख रुपए की संस्था को, गुजरात की संस्था को, विनोद कुमार जो शर्मा है वो सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष है, उनको यह राशि मिली। इसके बाद में ये देखिएगा आपके सामने स्टैच्यू ऑफ नॉलेज जो है, इसका उद्घाटन अभी हाल ही में कहाँ पर किया गया है? तो महाराष्ट्र के लातूर में किया गया है। स्टैच्यू ऑफ, कौन सा है भैया? स्टैच्यू ऑफ नॉलेज, स्टैच्यू ऑफ, स्टैच्यू ऑफ नॉलेज, स्टैच्यू ऑफ नॉलेज कहाँ पर उद्घाटन किया गया है? तो लातूर में। कहाँ पर भैया? लातूर में। ये लातूर कहाँ पर है जगह? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र जो है यहाँ पर है, महाराष्ट्र में इसका उद्घाटन किया गया। चलिए इसके बाद आगे है, ये प्रधानमंत्री ने अभी हाल ही में गुजरात में क्या किया था, मेरे आपको पता है? गुजरात में, गुजरात यहाँ पर हनुमान जी की जो है वो 108 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन किया था मोदी जी ने। मोरबी गुजरात में, मोरबी कहाँ पर है? मोरबी है, मोरबी गुजरात में। मोरबी गुजरात में 108 फीट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा का उद्घाटन, हनुमान प्रतिमा जो है, हनुमान प्रतिमा, उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में किया था। चलिए इसके बाद में है कुछ और बातें भी है। पढ़े भारत अभियान 1 जनवरी 2022 को शुरू किया गया। 100 दिवसीय पठन अभियान है। 1 जनवरी 2022 से पढ़े भारत अभियान की शुरू की गई और इसमें बच्चों को, शिक्षकों, माता पिता, समुदाय और शैक्षिक प्रशासन सहित सभी की भागीदारी सुनिश्चित करना, छात्रों को सीखने के स्तर में सुधार करना, मौखिक और लिखित रूप से संवाद करने की क्षमता विकसित करना। 1 जनवरी 2022 से 10 अप्रैल 2022 तक 100 दिनों में 14 सप्ताह तक चलने वाला यह कार्यक्रम जो है वो 1 जनवरी 2022 से शुरू किया गया।
इसके बाद है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन क्या है ज़रा वो भी देखिए। इसका उद्देश्य भारत में सेमीकंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन सुविधाओं की स्थापना करना है, विदेशी निवेश को आकर्षित करना है, डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम का विकास करना है। योजना के लिए परियोजना लागत के 50% तक की वित्तीय सहायता इसमें सरकार के द्वारा दी जाती है और 12,000 करोड़ रुपए का प्रति फैब की सीमा जो है इसमें निर्धारित की गई है। तो भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा थोड़े दिन पहले इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की क्या की गई थी, शुरुआत की गई थी। इसके बाद है 6G विकास के लिए टास्क फोर्स का गठन कर दिया गया है, यानी जिस प्रकार 4G 5G 6G इसी प्रकार है, तो उसके लिए एक टास्क फोर्स का क्या कर दिया गया है, गठन कर दिया गया है। केंद्रीय दूरसंचार विभाग जो है इसके नेतृत्व में 6G टास्क फोर्स का गठन कर दिया गया है। NG सुब्रमण्यम को इसका अध्यक्ष बनाया गया। NG सुब्रमण्यम को अध्यक्ष बनाया गया। रोड मैप तैयार करने हेतु 22 सदस्यीय नवाचार समिति के राजा रमन की अध्यक्षता में गठित की गई है। इसके बाद है GST परिषद की 46वीं बैठक। GST परिषद एक संवैधानिक संस्था है। 279A में इसका उल्लेख है। निर्मला सीतारमण हमारी वित्त मंत्री उसकी अध्यक्ष है। टेक्सटाइल क्षेत्र में 12% की बजाय 5% की मौजूदा GST दर जारी रखी जाएगी। ये निर्णय इस बैठक में लिया गया। तो 5G विकास के लिए टास्क फोर्स का गठन किसकी अध्यक्षता में, NG सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में, और उसका रोड मैप तैयार करने हेतु 22 सदस्य की एक समिति बनाएगी। इसके अध्यक्ष के राजा रमन की अध्यक्षता में। और GST परिषद की 46वीं बैठक जो है वो निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें टेक्सटाइल क्षेत्र में 12% के बजाय 5% जो है वो GST की दरें यथावत रखने या करने का निर्णय लिया गया। तो चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के बारे में सवाल परीक्षा में अक्सर आते ही रहते हैं। तो DRDO की 1 जनवरी को इसका स्थापना दिवस मनाया गया। 1 जनवरी 1958 को इसका स्थापना की गई। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। नई दिल्ली जो है यहाँ पर इसका क्या है, मुख्यालय है। भारत को विज्ञान और प्रौद्योगिकी जो क्षेत्र है उसमें आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये प्रयास करता है और रक्षा मंत्रालय के अधीन ये एक सर्वश्रेष्ठ संस्था है। इसके बाद है हार्टफुलनेस और अंतर्राष्ट्रीय योग अकादमी हैदराबाद तेलंगाना में जो है स्थित है। किसमें, हार्टफुलनेस अंतर्राष्ट्रीय योग अकादमी हैदराबाद तेलंगाना में। 75 करोड़ सूर्य नमस्कार की पहल आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत पूरी की गई। 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठन पतंजलि योगपीठ, हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट, NYSF, गीता परिवार और क्रीड़ा भारती द्वारा इसका आयोजन 21 दिवसीय सूर्य नमस्कार चुनौती के पूरा होने पर जन जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई थी। तो मेरे मित्रों, यहाँ तक मैंने कुछ सवाल आपको रिवाइज करवाने की कोशिश की है। ये मैं 2-3 कड़ी श्रृंखला में आपके सामने पूरा रखूँगा। आज कुछ सवाल रखे हैं जो कि आपको वापस एक बार सुन लेने हैं, तो आगे की क्लास में वापस कुछ इसी प्रकार आपके सामने लेकर आएंगे। तो चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे हिसाब से आपका रिवाइज अच्छे से इस तरीके से हो जाता है। तो चलिए आगे फिर मिलते हैं, तब तक आप सभी को धन्यवाद।